नमस्कार। शुभकामनाओं के साथ मैं गोपाल पाठक यूट्यूब चैनल के समस्त दर्शकों, छात्रों एवं विषय विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार। जैसा कि पूर्व दिनांक 28 मार्च 2021 के दृश्य श्रव्य पटल वीडियो के माध्यम से भास्कराचार्य के खगोलीय ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 में वर्णित यष्टि यंत्र पर विचारण का प्रथम भाग प्रस्तुत किया था और वीडियो के अंत में यष्टि यंत्र के विचारण का द्वितीय एवं अंतिम भाग अपने अगले वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात कही थी। तो उसी क्रम में आज द्वितीय भाग में दिनांक 5 मई 2021 के इस वीडियो के माध्यम से सिद्धांत शिरोमणि के यंत्राध्याय ग्रंथ संख्या 375 पद्य संख्या 28, 29, 30, 28, 29 एवं 30 में वर्णित यष्टि यंत्र के स्वरूप एवं उसके ज्ञान प्रकार के संबंध में आगे की चर्चा के साथ विचारण प्रस्तुत करेंगे। प्रथम भाग में यष्टि यंत्र के स्वल्प ऐतिहासिक एवं खगोलीय स्थिति के संबंध में चर्चा की गई थी। अब उसके आगे तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे यंत्र की चर्चा करेंगे द्वितीय भाग में जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला यंत्र है और अन्य समय मापकों के सापेक्ष जो अन्य समय मापक यंत्र है उनके भी सापेक्ष ये होता है। इस यंत्र की एक अपनी स्वतंत्र सत्ता भी है जो सौर सिद्धांतों से संचालित होती है, क्योंकि इस यंत्र का मूल संचालक और कालगणक यष्टि है, ऐसा पूर्व के वीडियो में भी मैंने कहा है। तो इस कारण से इसे यष्टि यंत्र कहा गया है और यही कालगणक यंत्र वेद यंत्रों के व्यवहार में यष्टि यंत्र के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से प्रसिद्ध भी है। यहाँ पर आचार्य भास्कर ने यष्टि यंत्र की निर्मिति में 4 पदार्थों की चर्चा की है। वे 4 पदार्थ कौन कौन से हैं वो देखिए, जिनमें पहला है क्षितिज वृत्त, दूसरा अहोरात्र वृत्त और तीसरा पदार्थ पूर्वापर अग्रा तथा चौथा यष्टि है। ये 4 मुख्य अवयव हैं इस यंत्र के, जैसा कि उनके पद से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है। अब वो इस कालगणक यंत्र के संबंध में, इस यष्टि यंत्र के संबंध में क्या कह रहे हैं वो देखिए। अथ यष्टि यंत्र माह, अब यष्टि यंत्र को कहा। इसके पूर्व में एक बहुत ही बृहद यंत्र की चर्चा इन्होंने की है जिसका नाम है फलक यंत्र, जिस पर कि इसके बाद कि कम से कम 5 या 6 वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही विशालकाय और बहुत ही अति विस्तृत यंत्र है। फलक यंत्र और द्वि यंत्र, ये दोनों यंत्र अत्यंत ही विस्तृत यंत्रों में आते हैं और इन पर चर्चा करने के लिए अलग से जो है वीडियो की श्रृंखला हम चलाएंगे। तो उस श्रृंखला के माध्यम से उन दोनों यंत्रों पर चर्चा होगी। तो अब ये बता रहे हैं कि फलक यंत्र संज्ञक विशिष्ट प्रकारक काल प्रमापक यंत्रस्य प्रतिपादनात् अनंतरम अन्यत एकम यष्टि यंत्र संज्ञकम काल गणक यंत्रम आह। अर्थात फलक यंत्र संज्ञक विशिष्ट प्रकारक जो काल मापक यंत्र है उसके प्रतिपादन के अनंतर एक अन्य यष्टि यंत्र संज्ञक काल गणक यंत्र को कहा। त्रिज्या विष्कंभार्धवृत्तम कृत्वा दिगंकितम तत्र दत्वाग्राम प्राक पश्चात द्विज्या वृत्तंच तन्मध्ये तत्परिषष्ट्यंकम यष्टिर्नष्टद्युतिस्ततः केंद्रे
त्रिज्यांगुला निधेया यश्चग्राग्रांतरम यावत् तावत्या मौर्व्या यद्वितीय वृत्ते धनुर्भवेत् तत्र दिनगत शेषा नाड्य प्राक पश्चात क्रमेण एवं, ऐसा भास्कराचार्य कह रहे हैं। अब इसका अन्वयार्थ किस प्रकार होता है वो देखिए। त्रिज्या विष्कंभार्धम वृत्तम दिगंकितम कृत्वा तत्र नाम तद्वृत्ते तद दिगंकित वृत्ते प्राक पश्चात अग्राम दत्वा तन्मध्ये च द्विज्यावृत्तं कृत्वा तत्परिधौ षष्ट्यंकं कार्यम् ततः केंद्रे त्रिज्यांगुला यष्टिः नष्टद्युतिः निधेया तत्र यावत् यश्चग्राग्रांतरं तावत्या मौर्व्या तत्र यावत् यश्चग्राग्रांतरं यावत् तावत्या मौर्व्या द्वितीय वृत्ते यद् धनुः भवेत् तत् धनुः क्रमेण प्राक् दिनगतनाड्यः एवं पश्चात् दिनशेषनाड्यः स्युः। प्राक् नाम पूर्व भागे, पश्चात नाम पश्चिम भागे, पूर्व दिशायां पश्चिम दिशायां। कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिज्या विष्कंभार त्रिज्या व्यासार्ध से एक वृत्त निर्मित करें और उस वृत्त को दिशा चिन्हों से अंकित कर दें। उसके पूर्व और पश्चिम दिशा बिंदुओं से दिशा चिन्हों से अग्रा दे करके मैंने अग्रा निर्मित करके उसके तन मध्य मैंने उस तत् क्षितिज वृत्त से मध्य उस क्षितिज वृत्त के मध्य में केंद्र पर ही द्विज्यावृत्तम कृत्वा और द्विज्यावृत्त निर्मित करके उस तत्परिधौ उस द्विज्यावृत्त वो जो द्विज्यावृत्त है तो द्विज्या व्यासार्ध से जो वृत्त बनता है वो अहोरात्र वृत्त होता है। पूर्व के वीडियो में ये बता चुका हूँ। तो उस अहोरात्र वृत्त में की परिधि पर षष्ट्यंकम कार्यम 60 चिन्हों को चिन्हित करें तथा केंद्रे उसके उपरांत केंद्रे नाम उस पूरे वृत्तों के केंद्र पर उस दिगंकित जो वृत्त है उस वृत्त के केंद्र पर त्रिज्यांगुला यष्टि उस दिगंकित वृत्त की त्रिज्या के तुल्य अंगुल प्रमाण की यष्टि नष्टद्युति निधेया इस प्रकार स्थापित कर निधेया स्थाप्या मैंने इस प्रकार स्थापित करें कि वो नष्टद्युति मैंने उसकी छाया किसी भी तरफ पार्श्व में न बनती हो, इस प्रकार से उसको स्थापित करना है। तत्र वहां पर मैंने जहां पर यष्टि स्थापित की है उस स्थान पर यावत जितना यष्ट्यग्रांतरम यष्ट्यग्र अग्रा यष्टि का अग्र और अग्रा का अग्र के अंतराल में जितने प्रमाण हो तावत्या मौर्व्या उतने प्रमाण के तुल्य मौर्वी माने जीवा के द्वारा द्वितीय वृत्ते नाम अहोरात्र वृत्त में यह धनु भवे जो चापखंड प्राप्त होगा वह क्रम से पूर्व दिशा की ओर दिनगत नाड्य है मैंने दिन की के गतनाड़ी दिनगत काल और पश्चिम भाग में जो शेष चापखंड होगा वो दिन शेष घटिका होंगी, ऐसा इसका तात्पर्य है। अब इसके निर्माण स्वरूप को भास्कराचार्य बतला रहे हैं, उसको सुनिए। अथ समायाम भूमौ अभीष्ट त्रिज्यामितांगुलेन कर्कटेन वृत्तं दिगंकितं च कृत्वा तत्र प्राक् पश्चात् अग्रा गोलवशात् उत्तरा दक्षिणा वा ज्यार्धवत् देया अग्राग्रयोः बद्धं सूत्रम् उदयास्य सूत्रम् उच्यते। अथ तस्यैव वृत्तस्य मध्ये द्विज्यामितेन कर्कटेन एकम् अन्यद् वृत्तं कृत्वा नाड़ी षष्ट्या अंकनीयम् ततः त्रिज्यामितांगुलाया ऋजुयष्टेः मूलं केंद्रे लग्नं कृत्वा तस्याग्रम् अर्काभिमुखं तथा धार्यं यथा यष्टिः नष्टच्छाया स्यात्। तो उस वो जो यष्टि स्थापित करनी है केंद्र पर वृत्त के वो इस प्रकार से स्थापित करनी है कि उसकी छाया समाप्त हो जाए, किसी भी दिशा में उसकी छाया न प्राप्त हो, तभी प्राप्त होगी जबकि वो सूर्याभिमुख स्थापित होगी।
जिस दिशा में सूर्य होगा अष्टकाल में, उस दिशा में ही उसको स्थापित करना है। तथा प्राच्याम दिशि त्रिज्यावृत्ते यद अग्राग्र चिह्नम तस्य यश्चग्रस्य च मध्यम ऋजुशलाकया भित्वा सा शलाका द्विज्यावृत्ते जीवावद्धार्या न ज्यार्धवत् है। ततः शलाकाग्रयोः मध्ये धनुषि यावत्यो घटिकाः तावत्याः तदा दिनगता ज्ञेया एवं पश्चिमाग्राग्रयष्ट्यग्रयोः मध्ये इसी प्रकार पश्चिम दिशा की अग्रा का शीर्ष और यष्टि का शीर्ष पश्चिमाग्राग्र यष्ट्यग्रयोः मध्ये शलाकया दिनशेषा ज्ञेया दिनशेषो नम दिनमानम दिनगत नाड्यो भवन्ति यतस्तदैक्यम दिनमानम। ऐसा ये भास्कराचार्य विवृत्ति दे रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए कि वो कहने का तात्पर्य उनका ये है यहाँ कि अथ समायाम भूमौ, अथ माने अनंतरम, फलक यंत्र कथनानंतरम, फलक यंत्र जो कहा है पूर्व पीछे इसके, उसको बताने के उपरांत समायाम भूमौ, समतल भूमि पर अभीष्ट त्रिज्यामित अंगुलेन कर्कटेन, अभीष्ट त्रिज्या के तुल्य अंगुल के प्रकाल के द्वारा, कर्कट माने प्रकाल के द्वारा, वृत्तम दिगंकितम च कृत्वा, एक वृत्त दिगंकित दिशा चिन्हों से अंकित एक वृत्त निर्मित करके, तत्र माने वहां उस वृत्त में प्राक पश्चात, पूर्व दिशा चिन्ह से और पश्चिम दिशा चिन्ह से गोलवशात गोलक क्रमानुसार उत्तर अथवा दक्षिण जो है जारूपा अग्रा निर्मित कर दे, दिया नाम निर्मेया, निर्मित करे। अग्राग्रयो हो बद्धम सूत्रम, अग्रा के शीर्ष बिंदुओं पर जो निर्मित सूत्र है, आबद्ध सूत्र होगा, वह उसको उद्यास सूत्र उच्चते करते हैं। अब इसके बाद तस्यैव वृत्तस्य मध्ये, उसी दिशा चिन्हों से उसी वृत्त में जो उसी दिशा चिन्हों से अंकित वृत्त के मध्य में केंद्र पर द्विज्यामितेन कर्कटेन, उस काल की, जिस काल में हम उस यंत्र से वेद करेंगे, उस वेद काल में द्विज्यातुल्य प्रकाल से एक अन्य वृत्त निर्मित करेंगे और उस वृत्त को नाड़ी षष्ठ 60 घटियों के चिन्हों से अंकित कर देंगे, 60 घटी प्रमाण में। ततः उसके अनंतर त्रिज्यामितांगुलाया ऋजुयष्टयंगुल, अब वो जो त्रिज्या व्यासार्ध है, दिशा चिन्हों से अंकित क्षितिज वृत्तानुकार जो बृहद वृत्त हमने बनाया है, उस वृत्त के व्यासार्ध के तुल्य अंगुल के बराबर की एक यष्टि, ऋजु यष्टि, सीधी एक यष्टि छड़ी तैयार करेंगे, जिसका मूल, जिसका जो एक शीर्ष भाग है वह केंद्रीय लग्न, केंद्र पर स्थापित करेंगे और उसका अग्र जो भाग जो है अर्काभिमुखम, सूर्य की ओर इस प्रकार धारण करेंगे जिस प्रकार से कि यष्टि नष्ट छाया हो, उस यष्टि की, उस स्थापित यष्टि की छाया किसी भी दिशा में न प्राप्त होती। इस प्रकार इसके बाद प्राच्याम दिशि, पूर्व दिशा में त्रिज्यावृत्ते, वो जो त्रिज्यावृत्त है, एक तो द्विज्यावृत्त है, एक त्रिज्यावृत्त है, तो पूर्व दिशा में त्रिज्यावृत्त में यद अग्राग्र चिन्हम, जो अग्राशीर्ष का चिन्ह स्थान है उसका, और यष्ट्यग्रस्य, और यष्टि के अग्र, यष्टि के शीर्ष भाग का, माने यष्टि का जो भाग परिधि को स्पर्श कर रहा है, उस स्थान से अग्राशीर्ष तक एक शलाका, ऋजु शलाकया भित्वा, एक सीधी शला, पतली शलाका से उसको भित्वा माने भेदन करके, उसका अपने नाप के तुल्य शलाका निर्मित करके, वह शलाका द्विज्यावृत्ते ज्यार्धवत धार्या, न जीवावत, उसको ज्यार्धवत धारण करेंगे, जीवा की जैसा। वहां पर जो हमने ऊपर त्रिज्यावृत्त में नाप लिया वो जीवावत लिया है, लेकिन इस अहोरात्र वृत्त में उसको ज्यार्धवत स्थापित करेंगे, जीवावत
उसको धारण नहीं करेंगे। तथा शलाकाग्रयो मध्य, उसके अनंतर शलाका अग्रयो मध्य, उस शलाका के दोनों शीर्षों के मध्य में जो धनुष होगा, माने चापखंड होगा, उस चापखंड में यावत्यो घटिका, जितनी घटिकाएं प्राप्त होंगी उतनी घटिका उस वक्त दिनगत जाने। एवं पश्चिमाग्राग्र, इस प्रकार पश्चिमाग्रा के शीर्ष और यष्टि शीर्ष के मध्य में जो शलाका, उतने नाप के तुल्य जो शलाका प्राप्त होगी, उसके द्वारा हम द्वितीय वृत्त में रख करके उससे दिनशेष ज्ञात कर लेंगे। दिनशेषोनम दिनमानम, दिनशेषोनम दिनमानम, दिन शेष से ऋण दिनमान, मैंने संपूर्ण दिनमान में उस जो दिन शेष मान पश्चिमाग्रा शीर्ष और यष्टि शीर्ष के मध्य में शलाका का भित्व करके, शलाका भित्व करके जो द्वितीय वृत्त अहोरात्र वृत्त में हम प्राप्त करेंगे कालखंड, उस काल वो कालखंड दिन शेष होगा। उस दिन शेष को हम संपूर्ण दिनमान में घटा देंगे तो दिनगत नाट्य, दिन की व्यतीत घटिकाएं प्राप्त हो जाएंगी, होती हैं, क्योंकि उन दोनों का ही योग दिनमान होता है। अत्र उपपत्ति ही गोली युक्ति, यहाँ पर जो उपपत्ति है वो गोल युक्ति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अत्र यष्टि त्रिज्या, यहाँ जो यष्टि है वो त्रिज्या तुल्य है। यद भूमि वृत्तम लिखितम तत्क्षितिजम, जो समतल भूमि पर वृत्त निर्मित किया है वह क्षितिज वृत्त है। तत्र पूर्वतः पश्चिमतश्च अग्रा, वहां पर उस क्षितिज वृत्त में पूर्व दिशा चिन्ह और पश्चिम दिशा चिन्ह से अग्रा हमने निर्मित की है। अग्राग्रय ऊपरी गता रेखा उद्यास, अग्रा के शीर्षों से पर जाने, शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ऊपर से जाने वाली रेखा उद्यास सूत्र है। अग्राग्र उदितो रवि, अग्रा के शीर्ष भाग पर उदित सूर्य, उदय होने वाला सूर्य जैसे जैसे अहोरात्र वृत्त गति से ऊपर जाता है तथा तथा केंद्रे निवेशित मूलाया यष्टे, वैसे वैसे केंद्र में निवेशित मूलाया यष्टि के मूल से अग्रे भ्राम्यमाणे यष्टि नत्य द्युतिस्या, वैसे वैसे केंद्र में निवेशित यष्टि के मूल से, मूल के द्वारा अग्रे भ्राम्य अग्र शीर्ष को घुमाने से यष्टि के मूल को केंद्र पर स्थापित किया हमने, और यष्टि का शीर्ष हमने जो है सूर्याभिमुख किया। अब वह सूर्याभिमुख यष्टि का शीर्ष यष्टि मूल को केंद्र पर रखते हुए जैसे जैसे हम उसको घुमाएंगे भ्राम्यमाणे, घुमाने से यष्टि नष्ट द्युति, यष्टि जो है वह नष्ट द्युति होगी। ये तो यष्ट्यग्रे रवि, चूंकि यष्टि के अग्र पर सूर्य है। अग्राग्रात अर्कम यावत अहोरात्र वृत्ते, अग्रा के अग्रभाग से सूर्य तक अहोरात्र वृत्त में जितनी घटिकाएं होंगी तावत्यो दिनगता भवन्ति। अग्राग्रात अर्कम यावत, अग्रा शीर्ष से सूर्य तक माने यष्ट्यग्र भाग तक का प्रमाण अहोरात्र वृत्त में जितनी घटिका बतलाएगा वह घटिका, उतनी घटिका दिनगत घटिकाएं होंगी। क्योंकि वहां पर हम आकाश में, यंत्र के ऊपर आकाश में द्विज्यावृत्त का निर्माण नहीं कर सकते हैं, द्विज्यावृत्त निर्मित करने में नहीं आएगा। इसलिए अग्राग्र यष्ट्यग्र, अग्रा का शीर्ष और यष्टि के शीर्ष भाग के अंतर को शलाका से भित्व करके ग्रहण किया है ना। तत्तुल्य नाप की एक पतली सी शलाका हमने बना करके नाप करके ले ली, ग्रहण की। ततो भूमि लिखिते द्विज्यावृत्य, उसके बाद जो समतल भूमि पर जो हमने द्विज्यावृत्त बनाया है, तया शलाकाया ज्यारूपया धनुषी, उस शलाका को ज्यारूपया यानी ज्यारूप शलाका के द्वारा जो चापखंड होगा अहोरात्र वृत्त में, तद धनुषी घटिका क्या है, वो चापखंड में जितनी घटिकाएं होंगी उससे वो घटिका का ज्ञान होगा, ऐसा युक्ति युक्त है। तया शलाकया ज्यारूपया, उस ज्यारूपा शलाका के द्वारा शलाकया धनुषी, माने ज्यारूपा शलाका के
का जो चापखंड होगा अंतर्गत, उस ज्यारूपा शलाका के अंतर्गत जो चापखंड होगा, धनुष मैंने चापखंड, धनु 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 चापखंडम, धनु प्रमाण होगा, उससे घटिका ज्ञानम, उससे घटिकाओं का ज्ञान होगा जो कि युक्ति युक्त होता है। ऐसा ये भास्कराचार्य का कथन है। एक बार इसको हम फिर पढ़ देते हैं। अत्र उपपत्ति गोले युक्ति अत्र यष्टि त्रिज्या यद भूमि वृत्तम लिखितम क्षितिजम तत्र पूर्वतः पश्चिमतश्च अग्रा अग्राग्रयो उपरिगता रेखा उदयास्त सूत्रम अग्राग्र उदितो रवि यथा यथा अहोरात्र वृत्त गत्या, अग्रा के शीर्ष भाग पर उदित सूर्य जैसे से अहोरात्र वृत्त की गति से अहोरात्र वृत्त में चलते हुए ऊपर गच्छति, ऊपर की ओर जाता है, तथा तथा केंद्रे निवेशित मूलायाः यष्टे, मूलाया यष्टे अग्रे भ्राम्यमाणे यष्टि नष्ट द्युति स्यात्। यतो यश्चग्रे रविः अग्राग्रात् अर्कं यावत् अहोरात्र वृत्ते यावत्यो घटिका तावत्यो दिनगता भवन्ति तत्र आकाशे द्विज्यावृत्तं लेखितुं नायाति अतो अग्राग्र यष्ट्यग्रयो अंतरम श्लाकया भित्वा गृहीतम। अग्रा शीर्ष और यष्टि शीर्ष के बीच में जो पतली सी शलाका ने भित्व करके नाप करके ली है, वो क्यों ली है उसका कारण बता रहे हैं कि वहां पर यंत्राकाश में, यंत्र के ऊपर आकाश में हम और आत्मवृत्ति का निर्माण नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर इस प्रकार से हमने वो शलाका नाप करके ग्रहण की। ततो भूमि लिखिते द्विज्यावृत्ते तया शलाकया ज्यारूपया, मैंने तया ज्यारूपया शलाकया धनुषी घटिका ज्ञानम युक्ति युक्त, ये भास्कराचार्य विवृत्ति में बतला रहे हैं। अब इसका विस्तार, इस विवृत्ति के अंतर्गत और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको भी समझना अत्यंत रूप से आवश्यक है, उसको देखिए। अथ जल प्रवाह रहितां समायां भूमौ अभीष्ट स्थाने केंद्रम प्रकल्प्य त्रिज्यामितं व्यासार्धम यस्य एतादृशं त्रिज्यामितेन व्यासार्धेन रचितं वृत्तं दिगंकितं नाम त्रिप्रश्नाधिकारोक्त दिक्साधन प्रकारेण पूर्वादिदिक् चतुष्टयेन अंकितं कृत्वा नाम संपाद्य। आप कहते हैं जल प्रवाह रहित समतल भूमि पर अभिष्ट स्थान में एक केंद्र की कल्पना कर रहे, एक चिन्ह छोटा सा लगा के उसको केंद्र माने, और त्रिज्यामितम व्यासार्धम यस्य, और त्रिज्या के तुल्य व्यासार्ध जिसका हो अंगुलात्मक प्रमाण में, ऐसे त्रिज्या तुल्य व्यासार्ध के द्वारा रचितम वृत्तम, निर्मित वृत्त को दिगंकितम, दिगंकित करना है। दिगंकित करने का क्या मतलब, कैसे करना है, तो बता रहे हैं कि त्रिप्रश्नाधिकार में कहे गए दिन साधन प्रकार के द्वारा पूर्व दिशा आदि चिन्हों, चार चिन्हों को अंकित करके, मैंने संपादित करके, तत्र नाम, मैंने तत्र का क्या अर्थ है यहाँ, तो तत्र नाम तस्मिन् वृत्ते, अर्थात उस वृत्त में, उस दिशा चिन्हों से अंकित वृत्त में अग्राम वर्तमान दिनोत्पन्नाम अग्राम, अग्राम अग्राम जिस दिन हमको वेद करना है उस दिन के द्वारा उत्पन्न अग्रा, उस दिन से उत्पन्न, उस दिन में उत्पन्न होने वाली जो अग्रा है, उस अग्रा के प्रमाण को प्राक पश्चात पूर्व दिक चिन्ह स्थानात, प्राक पश्चात पूर्व तथा पश्चिम, माने पूर्व दिशा चिन्ह और पश्चिम दिशा चिन्ह से पश्चिम दिक चिन्ह स्थानात च पूर्वापर सूत्रम यावत उत्तर गोले उत्तर दिक चिन्हाभिमुखम दक्षिण गोले दक्षिण दिक चिन्हाभिमुखम अर्धज्याकाराम रेखाम दत्वा नाम संपाद्य। आप कहते हैं कि वो जो हमने दिशा चिन्हों से अंकित वृत्त बनाया, उस वृत्त में तात्कालिक दिन में उत्पन्न होने वाली अग्रा का जो प्रमाण हमको प्राप्त होगा, वो भी त्रिप्रश्नाधिकारोक्त विधि से,
है, उस अग्रा को पूर्व दिक चिन्ह स्थान से और पश्चिम दिक चिन्ह स्थान से पूर्वापर सूत्र तक उत्तर गोल में उत्तर दिशा चिन्ह की ओर और दक्षिण गोल में दक्षिण दिशा चिन्ह की ओर। कहने का तात्पर्य सूर्य जिस गोल में हो या जिस ग्रह का हमको दिनगत दिन शेष काल उस यंत्र से ज्ञात करना हो, वह ग्रह जिस गोल में हो। यदि ग्रह उत्तर गोल में है तो उत्तर दिशा चिन्ह की ओर, और दक्षिण गोल में यदि ग्रह है तो दक्षिण दिशा चिन्ह की ओर। अर्धज्याकार अर्धज्या रूप में अग्रा के तुल्य रेखा को दत्वा माने निर्माय संपादित करके उस रेखा या अर्धज्याकार रेखा को निर्मित करेंगे। तन्मध्ये तस्य त्रिज्या व्यासार्ध रचित वृत्तस्य मध्ये नाम केंद्र नाम अंतर्विभागे, उसके बीच में अर्थात उस त्रिज्या व्यासार्ध के द्वारा निर्मित वृत्त के अंतर्विभाग में, मध्य में माने अंतर्विभाग में, तत्केंद्रम प्रकल्प्य विभाग में उसको केंद्र कल्पित करके द्विज्यावृत्तम नाम वर्तमान दिन द्विज्यामितेन व्यासार्धेन संबद्ध वृत्तम रचयित्वा तद्द्विज्या वृत्तस्य परिधिस्थाने षष्ट्यंकम नाम षष्टि विभागैः समैः घटिकारूपैः अंकितम कार्यम्। अब ये बतला रहे हैं कि वह जो त्रिज्या व्यासार्ध के द्वारा हमने वृत्त निर्मित किया है उसके अंतर्विभाग में माने उसके अंतर्गत जो केंद्र रूप स्थान है उसको केंद्र कल्पित करके द्विज्यावृत्त वर्तमान दिन द्विज्या, वर्तमान कालिक जो वर्तमान दिन में जो द्विज्या प्राप्त होगी त्रिप्रश्नार्थ विधिकारोक्त विधि से, उस द्विज्या के तुल्य व्यासार्ध से एक से संबद्ध एक वृत्त की रचना करेंगे और उस द्विज्यावृत्त की परिधि स्थान पर 60 घटियों के चिन्हों को 60 घटियों के विभागों को समान रूप से घटिका रूप में अंकित कर देंगे। माने उस द्विज्यावृत्त, वो जो द्विज्यावृत्त है अहोरात्र वृत्त, उस अहोरात्र वृत्त की परिधि को 60 समान भागों में विभाजित करने वाले चिन्हों से अंकित कर देना है। ततो अनंतरम, उसके अनंतर लघुज्या प्रकारावगत त्रिज्यामित अंगुल परिमिता यष्टि, उसके अनंतर लघुज्या प्रकार से प्राप्त होने वाली जो त्रिज्या का प्रमाण है तत्तुल्य अंगुल के तुल्य यष्टि नाम ऋज्वी शलाका, एक सीधी शलाका, नष्टद्युति अर्थात यष्टेः छाया भावो यथा स्यात् तथा केंद्रे विधेया, अर्थात यश्चैक शीर्षम केंद्रे कृत्वा तस्यापर शीर्षम सूर्याभिमुखम धार्यम इत्यर्थः। अब ये कहते हैं कि इसके उपरांत लघुज्या साधन प्रकार से ज्ञात की गई जो त्रिज्या है उसका मान 120 है। उस 120 के तुल्य अंगुल वाली एक यष्टि नाम ऋजु शलाका उस केंद्र पर इस प्रकार स्थापित करेंगे कि वो यष्टि की छाया का अभाव हो। यष्टे है छाया भावो यथा स्यात् तथा केंद्र निधिया, जिस प्रकार से उस वह ऋज्वी शलाका नष्टद्युति हो, अर्थात उस छाया का अभाव जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से केंद्र पर स्थापित करें। ततो अनंतरम, उसके अनंतर यष्ट्यग्राग्रांतरम नाम धृतयष्टि त्रिज्या व्यस्तस्थाग्राशीर्षयोः अंतरम यावत् ऋजुसूत्रम तत् शीर्षयोः धृतम यन्मितं भवति तावत्या सूत्रमितया मौर्व्या संपूर्णज्यया नार्धज्यया
द्वितीय वृत्ते नाम द्वितीयावृत्ते क्रमेण पूर्वभागे यद् धनुः भवेत् तत्र तादृश धनुषी या घटिका ता दिनस्य गता। अब ये बता रहा है कि उसके बाद इस उपरांत जब इतना जब यष्टि वगैरह हमने स्थापित कर ली उसके उपरांत यष्टि शीर्ष और अग्राशीर्ष का अंतर, अर्थात जो यष्टि हमने स्थापित की है त्रिज्यावृत्तस्थ, जो त्रिज्यावृत्तस्थ तृतीय यष्टि का शीर्ष भाग है, त्रिज्यावृत्त पर स्थित धारित यष्टि का जो शीर्ष भाग है जो कि त्रिज्यावृत्ति की परिधि को स्पर्श कर रहा है, वहां से अग्राशीर्ष के बीच में जितना अंतर हो, यावद अंतरम, जितना अंतर हो उतना ऋजुसूत्रम, उतने के तुल्य एक ऋजुसूत्र तत्शीर्षयो हो धृतम, एक ऋजुसूत्र उस दोनों शीर्षों के बीच में धारित करने पर यन्वितम भवति, जितने के तुल्य हो वो ऋजुसूत्र, तावत्या सूत्रमित्या, उतनी सूत्रमिति से के मौर्व्या नाम संपूर्ण ज्या, उतनी सूत्रमिति की पूर्ण संपूर्ण ज्या के द्वारा, नार्धज्या अर्धज्या नहीं, मैंने जीवावत उसको ग्रहण करना है। तावत्या सूत्रमित्या मौर्व्या, उतने के तुल्य सूत्र प्रमाण की मौर्वी माने संपूर्ण ज्या के द्वारा, अर्धज्या के द्वारा नहीं, द्वितीय वृत्ते नाम द्वितीयावृत्ते, उस द्वितीय वृत्त में अर्थात उस द्वितीयावृत्त में क्रमेण पूर्व भागे यद धनु भवे, क्रम से पूर्व भाग में जो धनु प्राप्त होगा मैंने चापखंड प्राप्त होगा, उस संपूर्ण ज्या मान में जितना प्रमाण उस अहोरात्र वृत्त में प्राप्त होगा, तत्र वहां पर तादृश धनुष, उस प्रकार के चापखंड में, धनुष में, धनु माने चाप में, या घटिका, जो घटिकाएं हमको यंत्र से प्राप्त होंगी, ता दिन से गता, वो दिन की गत घटिकाएं होंगी। अब आगे बता रहे हैं कि शेषाद, अब जो शेष बच गया, नाम यत पूर्व भागस्य धनु, जो पूर्व भाग का धनु है, तेन ऊनो संपूर्ण द्विज्यावृत्तस्य अर्धभाग रूपम, उससे घटे हुए संपूर्ण द्विज्यावृत्त का जो अर्धभाग रूप है, उस अर्धभाग रूप में जो धनुष स्यात्, तस्य अर्धभाग रूपे यद धनु स्यात्, जो चापखंड होगा, तत्र तादृश धनुषी या घटिका तादृशेष घटिका, अर्थात द्विज्यावृत्त व्यासार्धे या 30 घटिका, तया घटिकयोना दिनगता घटिका दिनशेष घटिका एवं पूर्वापर धनु क्रमेण संपूर्ण दिनस्य गतगम्य कालस्यावगमो भवति, यतो हि तत् गतगम्य कालस्यैक्यम एव दिनमानं भवेत्। अब ये कह रहे हैं कि शेष भाग जो है, हमने पश्चिमी दिशा में जो अग्राज्यारूपा अग्रा निर्मित की है, उस अग्रा शीर्ष से यष्टि शीर्ष तक का जो चापखंड प्रमाण है, वह अहोरात्र वृत्त के अर्धभाग रूप में है। इसलिए कह रहे हैं कि शेषात नाम यद पूर्व भागस्य धनु, जो पूर्व भाग का धनु, तेन ऊनो संपूर्ण द्विज्यावृत्तस्य अर्धभाग रूपे यद धनु स्यात्, अर्थात पूर्वापर सूत्र अहोरात्र वृत्त संपात बिंदु से पश्चिम दिशास्थ अग्रा शीर्ष तक का जो चापखंड प्रमाण है, उसमें पूर्व भाग में प्राप्त जो दिनगत चापखंड प्राप्त हुआ उसको घटा देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यष्टि शीर्ष से पश्चिमाग्रा के शीर्ष भाग तक का जो चापखंड होगा, वह तादृश धनुषी, उस प्रकार के धनुष चापखंड में या घटिका है, जो घटिकाएं होंगी, ता दिनशेष घटिका, वो दिनशेष की घटिका का मान होगा, अर्थात
द्विज्यावृत्त व्यासार्ध या 63 घटिका, द्विज्यावृत्त के व्यासार्ध में जो 63 घटिका है, तया घटिकयोना दिनगता हा घटिका, तया घटिकयोना दिनगता घटिका, उस घटिका में दिनगत घटिका को घटा देने पर दिन शेष घटिका स्युः, है ना। एवं पूर्वापर धनु क्रमेण, इस प्रकार पूर्वापर पूर्व भाग अहोरात्र वृत्त के पूर्व भाग और पश्चिम भाग में, अहोरात्र के ऊपर के व्यासार्ध में, उत्तर गोल में अथवा दक्षिण गोल में नीचे के अर्धभाग में, अर्धभाग स्वरूप में जो भी पूर्वापर धनु चापखंड प्राप्त होगा, उस क्रम से पूर्व भाग का धनु है तो दिनगत और पश्चिम भाग के धनु में दिन शेष भाग, संपूर्ण दिन से गतगम्य काल से हुए, संपूर्ण दिन मान के गतगम्य काल का अवगमन होता है। यतो ही गतगम्य काल से ऐक्य, चूंकि गतगम्य काल का ऐक्य योग ही दिनमान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभीष्ट अंगुल प्रमाण के त्रिज्यातुल्य व्यासार्ध का एक वृत्त प्रकाल की सहायता से जल प्रवाह रहित समतल भूमि पर निर्मित करें। इसके उपरांत वृत्तेम्भस्सु समीकृत क्षितिगते केंद्रस्थ शंकोक्रमात् इत्यादि त्रिप्रश्नाधिकार की पद्य संख्या 8-9 में कहे गए प्रकार के अनुसार, त्रिप्रश्नाधिकार में पद्य संख्या 8-9 में वृत्तेम्भस्सु समीकृते क्षितिगते केंद्रस्थ शंकोक्रमात् इत्यादि प्रकार बतलाया गया है दिशा साधन का। उस प्रकार से के अनुसार पूर्व आदि दिशा चिन्हों को उस समतल भूमि पर निर्मित वृत्त में अंकित कर देंगे। यह वृत्त क्षितिज वृत्त सौतेक वृत्त होगा। उन अंकित दिशा चिन्हों में पूर्व एवं पश्चिम दिशा चिन्हों को मिलाने वाली पूर्वापर नामक रेखा अंकित कर देंगे। जिस किसी भी इष्ट दिवस के अभिष्ट काल में दिनगत और दिनशेष काल ज्ञात करना हो, उस दिन की उदय एवं अस्तकाल के अग्राचापांश और उस उष्ट दिवस की द्विज्या, इन दोनों को त्रिप्रश्नाधिकारोक्त विधि से प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। अब इसके उपरांत पूर्व तथा पश्चिम दिशा चिन्हों से गोलक क्रमानुसार पूर्वापर रेखा से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर यंत्रस्थ परिधि पर अग्राचापांश के तुल्य अंतराल पर चिन्ह अंकित कर देंगे। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा चिन्हों से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर अग्राचापांश के तुल्य अंतराल पर एक चिन्ह अंकित कर देंगे। यह चिन्ह ज्यारूपा अग्रा का शीर्ष स्थान होगा। वो जो ज्यारूप अग्रा त्रिप्रश्नाधिकार से प्राप्त हुई उसका शीर्ष भाग होगा। इस चिन्ह से मैंने इस अग्राचापांश के शीर्ष प्रांत से, शीर्ष भाग से पूर्वापर रेखा पर जो आपतित लंब रेखा होगी वह इष्ट दिवस की ज्यारूपा अग्रा होगी। उस इष्ट दिवस की जो ज्यारूप अग्रा हमने लाई है, उस अग्रा तुल्य के मान के तुल्य ही यह अग्रा का मान होगा। इस प्रकार इस वृत्त परिधि पर पश्चिम दिशा चिन्ह से भी अग्राचापांश को अंकित कर ज्यारूपा अग्रा को अंकित कर देंगे। दोनों अग्रा शीर्षों को मिलाने वाली रेखा सोदयास्त सूत्र होगी। वो जो हमने अग्रा चिन्ह लगाए हैं उन चिन्हों को एक रेखा सरल सीधी रेखा से संबद्ध कर देंगे, मिला देंगे, तो वो सोदयास्त सूत्र होगी। उसको सोदयास्त क्या, उसको हम उदयास्त सूत्र ही कहेंगे। अब इसके उपरांत पूर्व में ज्ञात की गई इष्ट दिन के अंगुलात्मक मान के द्विज्या तुल्य त्रिज्या प्रमाण का, इस प्रकार इसके उपरांत जो हमने त्रिप्रश्नाधिकारोक्त विधि से इष्ट दिन की द्विज्या प्राप्त की है, वो द्विज्या तो कला विकलात्मक प्रमाण में आएगी, तो उसको अंगुलात्मक मान में परिणत कर लेंगे। वो कैसे करेंगे जब त्रिप्रश्नाधिकार की चर्चा होगी तो वहां हम बतलाएंगे। तो इष्ट दिन के अंगुलात्मक मान के द्विज्या तुल्य, इष्ट दिन के अंगुलात्मक मान की द्विज्या अंगुलात्मक मान की जो द्विज्या होगी उसके तुल्य त्रिज्या प्रमाण का प्रकाल के द्वारा पूर्व निर्मित वृत्त के केंद्र को ही केंद्र मानकर, पूर्व निर्मित माने वो जो क्षितिज वृत्त हमने निर्मित किया है उसके केंद्र को ही केंद्र मानकर एक और वृत्त निर्मित करेंगे। यह वृत्त अहोरात्र वृत्त नामक वृत्त होगा, क्योंकि द्विज्या
तुल्य त्रिज्या प्रमाण से बनने वाला वृत्त अहोरात्र वृत्त ही होता है, इसलिए द्विज्या व्यासार्धेन निर्मितम वृत्तम अहोरात्र वृत्तम ऐसा कहा भी गया है मूल परिभाषा में। तो यह वृत्त अहोरात्र नामक वृत्त होगा। इस वृत्त की परिधि पर, इस अहोरात्र वृत्त की परिधि पर समान भागों में 60 घटी चिन्हों को अंकित करेंगे। अब इसके उपरांत एक ऐसी यष्टि का निर्माण करना है जो कि दिशा चिन्हों से अंकित वृत्त के व्यासार्ध के बराबर की लंबाई की हो और अति स्थूल न हो, बहुत ज्यादा मोटी न हो, है ना, वो स्केल की तरह हो, पतली और उसका ऊर्ध्वाधर भाग चौड़ा हो और थोड़ी मोटी हो, ताकि वो यंत्र वृत्तस्थ पर जो कील है उस कील में उस यष्टि का मूल हम पिरो सकें। बस उतनी ही मोटी वो होनी चाहिए, चपटी और लंबी होनी चाहिए, सीधी सरल, ऐसी यष्टि हम बनाएंगे। अर्थात यष्टि की लंबाई का अंगुल प्रमाण, यष्टि की लंबाई का जो अंगुल प्रमाण होगा वो दिक्चिन्हांकित वृत्त के व्यासार्धांगुल प्रमाण के तुल्य होगा। वो दिक्चिन्हों से अंकित जो वृत्त, क्षितिज वृत्त है, उसका जो व्यासार्धांगुल होगा उसके त्रिज्या का जो अंगुलात्मक प्रमाण होगा उस अंगुलात्मक प्रमाण के तुल्य ही वो यष्टि। अब इस यष्टि को यंत्र तल पर इस प्रकार स्थापित करना है कि इस यष्टि की छाया का निर्माण यंत्र तल पर यष्टि से किसी भी दिशा में न प्राप्त हो, और ऐसा तभी संभव है जब इस यष्टि को हम सूर्याभिमुख स्थापित करें। अब कैसे स्थापित करें, तो एक शीर्ष भाग, इस यष्टि का एक शीर्ष भाग वृत्त के केंद्र से संसक्त हो और दूसरा शीर्ष भाग इष्टकालिक सूर्य के अभिमुख हो और दिक्चिन्हांकित क्षितिज वृत्त की परिधि को स्पर्श करता हुआ हो। इस प्रकार से उसको हम स्थापित करें। इस प्रकार स्थापित यष्टि बृहद वृत्त की परिधि के, माने वो क्षितिज वृत्त की परिधि के जिस स्थान को स्पर्श करती हो उस स्थान को चिन्हित कर देंगे और इस चिन्हित स्थान से पूर्व दिशा के अग्रा शीर्ष तक के अंतराल के तुल्य एक पतली शलाका के द्वारा उस अंतराल को नाप कर ग्रहण करेंगे। अर्थात यष्टि शीर्ष और अग्रा शीर्ष के अंतराल के तुल्य नाप की एक पतली शलाका निर्मित कर लेंगे, बहुत पतली, सींक जैसे सींक की तरह हो, है ना। पतंग में जिस प्रकार से कमानी और बीच का वो डंडा होता है जितना पतला, वो ऐसी पतली हो शलाका। इस शलाका को पूर्वापर रेखा से ऊपर वाले भाग के अहोरात्र वृत्त के वृत्तार्ध में यष्टि से पूर्व की ओर ज्या रेखा के सदृश स्थापित करेंगे, है, पूर्व की ओर पूर्णज्या रेखा के सदृश स्थापित करेंगे। केवल ज्या रेखा के सदृश नहीं, पूर्णज्या रेखा के जैसा हमने यष्टि शीर्ष अग्रा शीर्ष के मध्य का भाग को भिद्य करके हमने पतली शलाका ली है जीवावत, ठीक उसी प्रकार ही उसको हमको अहोरात्र वृत्त में भी स्थापित करना है। जहां यष्टि जो है अहोरात्र वृत्त को काट रही होगी उस बिंदु से इस प्रकार उसको रखना है कि वो अहोरात्र वृत्त में पूर्णज्या रूप में स्थित करना है उसको। इस शलाका रूप ज्या के अंतर्गत, इस शलाका रूपी ज्या के अंतर्गत पूर्व दिशा की ओर ही अहोरात्र वृत्त का जितना चापखंड प्राप्त हो उस चापखंड में अंकित घटी पल के तुल्य इस दिन के व्यतीत काल का मान होगा। यह काल मान शलाका शीर्ष से यंत्रांकित अहोरात्र वृत्त और पूर्वापर रेखा के पूर्व दिशा संपात के मध्य अहोरात्र वृत्त के चापखंड के रूप में प्राप्त होता है। शलाका शीर्ष से अहोरात्र वृत्त और पूर्वापर रेखा के पश्चिमी दिशा संपात के अंतराल में स्थित अहोरात्र वृत्त के चापखंड पर जितना कालमान प्राप्त होगा, अर्थात पश्चिम दिशा का जो अग्रा शीर्ष है वहां से यष्ट्यग्र तक, यष्टि शीर्ष तक, है ना, वेद यष्टि के शीर्ष तक का जो हमको चापखंड है मान है, उस चापखंड के अंतराल में
ऋजु शलाका जितनी लंबी प्राप्त होगी उतनी ही लंबी ऋजु शलाका को हम नीचे यष्टि से पूर्वापर सूत्र और संपात के मध्य में स्थापित करेंगे। हैं कहाँ? अहोरात्र वृत्त में। तो उस अहोरात्र वृत्त में स्थित चाप खंड पर जितना कालमान प्राप्त होगा वह कालमान दिन का शेष कालमान होगा। इस प्रकार दिनगत काल और दिन शेष काल के योग तुल्य कालमान इष्ट दिवस का दिनमान प्रमाण होगा। तो दिनगत काल और दिन शेष काल का योग कर देंगे तो योग प्रमाण के तुल्य ही दिनमान उस दिन का तात्कालिक दिन का दिनमान हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये रहा यष्टि यंत्र का और उससे प्राप्त होने वाले समय मान का स्वरूप। इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से यष्टि यंत्र परिदृश्य के साथ साथ यंत्र निर्माण एवं उसके स्वरूप और इस यंत्र के माध्यम से प्राप्त होने वाले कालमान के स्वरूप एवं परिस्थितियों पर विचारण का द्वितीय एवं अंतिम भाग मैंने प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में इसका एक और हम वीडियो प्रस्तुत करेंगे सचित्र चित्र के साथ में। मैंने श्वेत पट्ट को ही समतल भूमि मान करके हम उस पर यंत्र चित्र को निर्मित करके और उस निर्मित यंत्र चित्र के द्वारा आपको बतलाएंगे कि कैसे कालमान को हम नाप कर शलाका से विधि करके प्राप्त करते हैं, वो किस प्रकार यष्टि को स्थापित करते हैं इत्यादि प्रकार हम अगले वीडियो के क्लिप में, जो कि 10-15 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, उसमें हम बतलाएंगे। वो इसका तृतीय भाग नहीं है, वो इसका ही एक अंश भाग है, लेकिन हम उसको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ही काफ़ी लंबा हो जा रहा है, करीब 50 मिनट का ये वीडियो है, तो इसलिए अब इसको हम यहीं समाप्त करेंगे इस वीडियो को। तो इस प्रकार इस यंत्राध्याय के यंत्रों के विचारण के क्रम में फलक यंत्र के नाम एवं स्वरूप पर अपने अगले वीडियो में क्रमागत फलक यंत्र पर विचारण का प्रथम भाग प्रस्तुत करेंगे। और उसके पूर्व उस फलक यंत्र के प्रथम भाग के प्रस्तुति के पूर्व इस वीडियो के मध्य में एक यष्टि यंत्र का प्रायोगिक चित्र वर्णन का एक वीडियो क्लिप हम और प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के समक्ष, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।